नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है। डेट की आज बात करें तो ये 15 अगस्त 2020। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बोल क्या रहे हैं ये? गैप इन द कास्टिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज। तो जो गैप है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के अंदर अंदर उसकी ये बात कर रहे हैं, उसकी ये अपनी व्याख्या कर रहे हैं पूरे के पूरे लेख में या पूरे के पूरे एडिटोरियल में। एट द टाइम व्हेन सोरोज कम, जब दुख आते हैं। सोरोज कम मतलब जब दुख आते हैं, उस समय जब दुख आते हैं। नॉट एज सिंगल स्पाई, ना केवल मतलब केवल सिंगल स्पाइज नहीं, मतलब कोई एक अकेला जासूस नहीं, बट in battalions. With an unprecedented pandemic, Chinese soldier squatting on India's side of line actual control. चाइना के जो सोल्जर हैं वो कहाँ पे आ गए हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आ गए हैं या इंडिया के वहाँ आ गए हैं। कार्टोग्राफिक एग्रेशन, जो मानचित्रिक आक्रामकता है, किसके द्वारा दिखाई जा रही है? छोटे से नेपाल के द्वारा। ईरान ज्वाइनिंग अ वर्चुअल अलायंस विद चाइना, ईरान ज्वाइन कर रहा है वर्चुअल अलायंस। वर्चुअल अलायंस मतलब एक ऊपरी तौर पर अभी अलायंस कर रहा है किसके साथ? चाइना के साथ। रसिया गेटिंग क्लोज टू चाइना, रसिया जो है वो चाइना के कहाँ क्लोज जा रहा है। पाकिस्तान शूटिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान शूटिंग कर रहा है एलएसी की तरफ। अ लूमिंग फाइनेंशियल क्राइसिस एंड अदर चैलेंजेस, फंडामेंटल क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द स्ट्रेटजिक डेप्थ ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसीज। यहाँ पे आपका लूमिंग का मतलब है कि फाइनेंशियल जो उभरती हुई फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था के लिए जो नुकसान होने वाले हैं, ये जो भी चुनौतियां हैं। अदर चैलेंजेस, और जो दूसरी चुनौतियां हैं। तो यहाँ पे आधारभूत फंडामेंटल क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड, जो आधारभूत क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। कौन सा? अबाउट द स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक मतलब रणनीतिक, डेप्थ ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसीज, की रणनीतिक रूप से कितनी गहराई है हमारी फॉरेन पॉलिसी में कि इन सब चैलेंजेस को क्या किया जाए? ओवरकम किया जाए। फर्वेंट कॉल आर बीइंग मेड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड and shape new policies in these and other cases. अब यहाँ पे फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब होता है तीक्ष्ण या तुरंत में जो चीज़ करना हो या जो तुरंत जिस चीज़ की ज़रूरत हो। तो फर्वेंट कॉल मतलब तुरंत किस चीज़ की आवश्यकता है? आवश्यकता हो रही है कि मेड टू गो बैक ड्राइंग बोर्ड, फिर से ग्रुप ड्राइंग बोर्ड पर जाया जाए। किस ड्राइंग बोर्ड पर? जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तरफ। एंड शेप न्यू पॉलिसी, और नई पॉलिसी को उस पर गढ़ा जाए या लिखा जाए। और अदर केसेस, जितने भी अदर केसेस हैं उन सबको फिर से क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए, फिर से नई पॉलिसी बनाई जाए। इट गोज विदाउट सेइंग दैट द गवर्नमेंट विल एग्जामिन ऑल दीज एंड अदर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड अप्लाई करेक्टिव वेरेवर पॉसिबल। अब इट गोज विदाउट सेइंग मतलब यह स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि जो गवर्नमेंट एग्जामिन करेगी इन सभी को और अदर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को, और अप्लाई करेगी करेक्टिव जहाँ पर भी ये पॉसिबल होगा या जहाँ पर भी ये रिक्वायर्ड होगा, जहाँ भी उस चीज़ को ज़रूरत महसूस होगी। सिंस द ग्लोबल सिचुएशन itself is in flux, there will be many surprises on the way, and our own positions will also influence the shape of the post COVID-19 वर्ल्ड। तो जहाँ जब से ये ग्लोबल सिचुएशन फ्लक्स के अंदर है, तो यहाँ पे बहुत से सरप्राइज, बहुत से आश्चर्य सामने आए हैं और आने वाले हैं। और हमारी जो पोजीशन है उस पर भी इस चीज़ की प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो सेफ है पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में, उस पर भी इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैनी इन इंडिया हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज एट दिस डेवलपमेंट, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सरप्राइज को मतलब इस चीज़ को ऐसे सरप्राइज की तरह ले रहे हैं, इन सभी जो डेवलपमेंट्स को। बिकॉज ऑफ द न्यूमरस फेरी टेल which surrounded international issue, a number of them having been created for the feel good factor।
तो यहाँ पे इसलिए सरप्राइज की तरह देख रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सी यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूमरस मतलब असंख्य, फेरी टेल मतलब परियों की कहानी, परियों की कहानी से इन द सेंस जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई मतलब आधार भी नहीं मिल रहा और कोई समझ में भी नहीं आ रहा कि वो सही भी है कि गलत है। अ नंबर ऑफ देम हैविंग बीन क्रिएटेड, बहुत सी ऐसी हैं जिनको क्रिएट इसलिए किया गया है कि अच्छा फील किया जा सके या उस चीज़ को अच्छी तरह से दिखाया जा सके। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी इशू इज एट 3 लेवल। जो भी अंडरस्टैंडिंग है, प्रत्येक जो भी इशू है या जो भी मुद्दा है उसका, वो 3 लेवल्स पे है। वन इज द रियल सिचुएशन, पहली तो ये है कि रियल सिचुएशन उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। एंड व्हाट इज नोन ओनली टू दोज एट द हायर लेवल एंड इंटरलोकस्टर इन द गवर्नमेंट। तो जो रियल सिचुएशन है उसके बारे में कौन कौन लोग जानते हैं, जो तो हायर अथॉरिटी में है वो, और जो इंटरलोक्यूटर मतलब जो वार्ताकार हैं, या जो भी इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है वार्ताकार या बीच वाले जो गवर्नमेंट के हैं, तो उन लोगों को ये सब चीज़ें मालूम है। सेकेंड इज ऑफिशियल वर्जन, दूसरा है क्या ऑफिशियल, पहला तो एक रियल वर्जन हो गया, दूसरा है फिर ऑफिशियल वर्जन, प्रॉपरली कैलिब्रेटेड for the guidance of spokesperson of government, while the third is more rosy picture for the general public who should feel comfortable that the government that they have elected is doing well। तो दूसरा तो एक वो है कि एक सधे हुए ढंग से स्पोक पर्सन बताता है। तीसरा जो है वो ये इस हिसाब से शो किया जाता है, इस हिसाब से बताया जाता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में जितनी भी जनता है वो क्या फील करे कि वो अच्छा कर रही है। द फेरी टेल मतलब परियों की कहानी आर क्रिएटेड बाय द ऑफिशियल्स एंड फ्रेंडली प्रेस एंड कमेंटेटर्स आर ऑन लेफ्ट अप बाय पब्लिक ओपिनियन विद द सेंस दैट ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड। तो जितनी भी ये परियों की कहानियां हैं वो क्रिएट किसके द्वारा की जाती हैं, ऑफिशियल्स के द्वारा, या जो फ्रेंडली या जो दोस्ताना व्यवहार रहते हैं जो भी प्रेस के साथ या न्यूज रूम के साथ कमेंट्रेटर हैं उनके, और जो लेफ्ट अप बाय पब्लिक ओपिनियन, तो पब्लिक ओपिनियन को अपने आगोश में लेने के लिए, लेफ्ट अप मतलब आगोश में लेना या सीधी सी बात है अपने उसमें लेना, विद द सेंस दैट ऑल इज वेल इन द वर्ल्ड, और इस चीज़ के साथ, इस सेंसिंग्स के साथ, मतलब इस चीज़ को फील कराते हुए कि जो भी हो रहा है वर्ल्ड में सब अच्छा हो रहा है। द ड्रीम वर्ल्ड गेट डिस्टर्ब ओकेजनली व्हेन रियलिटी peers through the carefully created layers of positive impressions, and the surprise turn into the concern and even panic। तो जो भी आपका जो ड्रीम है या जो ड्रीम वर्ल्ड में आप जी रहे हो कि वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इस टाइप के जो ड्रीम है वो गेट डिस्टर्ब ओकेजनली, मतलब समय समय पर वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। और जब डिस्टर्ब होते हैं तो रियलिटी क्या करती है, पियर्स मतलब छेद कर देती है, किसमें, थ्रू द केयरफुली क्रिएटेड पॉजिटिव इम्प्रेशन, जो एक लेयर बनाई गई होती है पॉजिटिव उसकी, उसको छेड़ते हुए या उसको छिद्रित करते हुए तुरंत एक कंसर्न और इवन पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर देती है। फायर फाइटिंग फॉलो टू रीसेट रिलेशंस एंड टू ब्रिंग बैक अ सेंस ऑफ कंफर्ट एंड नॉर्मेलिटी। तो जो भी फायर फाइटिंग है वो किस चीज़ को फॉलो करती है कि रीसेट करे जाएं जो रिलेशंस हैं, जो सेंस ऑफ जो कंफर्ट और नॉर्मेलिटी है उसको क्या किया जाए, वापस लाया जाए। द फंडामेंटल इशू रिमेन डोरमेंट बट फ्यू हाई लेवल कन्वर्जेशन, सम बिजनेस डील एंड केयरफुली क्राफ्टेड ज्वाइंट स्टेटमेंट टेक केयर ऑफ कंसर्न which disappear as public memory is proverbially short। जो फंडामेंटल इशू या मुद्दे हैं वो रिमेन डोरमेंट मतलब निष्क्रिय हैं, बट फ्यू हाई लेवल, जो भी हाई लेवल कन्वर्जेशन है या जो भी बिजनेस डील है उनको क्या किया जाता है, केयरफुली क्राफ्ट किया जाता है। क्राफ्ट मतलब एक सदे सधाए ढंग से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाया दिया जाता है। टेक केयर ऑफ कंसर्न, इन सब चीज़ों की चिंता करते हुए कि ये जो मेमोरी में है लोगों की, प्रोवर्बियली मतलब लोकोक्ति के रूप, जैसे लोकोक्तियाँ खत्म हो जाती हैं
या कहावतें खत्म हो जाती हैं, ऐसे ही लोगों की मेमोरी से भी क्या हो जाए, चली जाए। दिस इज अ गेम दैट ऑल गवर्नमेंट प्ले नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। और यही एक गेम है जो गवर्नमेंट प्ले करती है या खेलती है, और ये केवल इंडिया के अंदर नहीं है, हर जगह यही हो रहा है। डीलिंग विथ चाइना, द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप क्लाउडेड बाय फेरी टेल इज इज द वन विथ चाइना। तो जो फेरी टेल के द्वारा ये क्लाउडेड किया गया है या धुंधले किए गए हैं जो चाइना के साथ जो रिलेशन है उस चीज़ को, विथ ऑल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड आवर लार्ज गैलेक्सी ऑफ चाइना एक्सपर्ट, वी हैड नो inkling of Chinese perfidy as we had romanticized the Wuhan spirit and Chennai Connect in मामल्लापुरम तमिलनाडु। तो क्या है, पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो चाइना के एक्सपर्ट की जो लार्ज गैलेक्सी थी, वी हैड नो इंकलिंग, इंकलिंग मतलब होता है आवाज़, हमें किस बात का संकेत भी नहीं था कि जो चाइना की जो नमक हरामी है, परफिडाई मतलब नमक हरामी होता है इसका मतलब, परफिडी मतलब नमक हरामी, एज वी हैड रोमेंट जैसा कि हमने रोमांटिसाइज किया था जो वुहान स्पिरिट और चेन्नई कनेक्ट को, जो मामल्लापुरम के तहत उस समय जिस हिसाब से क्या किया गया था, मतलब तवज्जो दी गई थी इन दोनों की यात्राओं को और चीन की यात्राओं को, उस समय ये आवाज़ नहीं किया जा सका था कि नमक हरामी करेगा। द प्राइम मिनिस्टर हु अलोन न्यू what transpired at these informal summits said nothing, but his body language and enthusiasm lulled us into thinking that these leaders would never fight a war. तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो अकेले ही इस बात को जानते हैं कि ट्रांसफर्ड मतलब कौन सी चीज़ उससे सामने निखर कर आई उस इनफॉर्मल समिट से, और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो एंथुसियाज्म मतलब जो उनका उत्साह था वो उस लुल्डस मतलब सुस्त कर दिया उस उत्साह ने, इनटू थिंकिंग दैट, इस सोच में डाल दिया कि ये दोनों के दोनों लीडर कभी फाइट नहीं करेंगे। इट कैम as a complete surprise that Chinese amassed troops on LAC and Prime Minister characterized a Chinese action as एक्सपेंशनिस्ट। तो ये एकदम सरप्राइज था कि जो चाइना के ट्रूप वहाँ पे आ गए और हमारे भी जो मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया कि विस्तारवादी नीति इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट स्ट्रेंजली अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग फॉर अ रीसेट ऑफ relations, we have begun to create a legend that China has committed a Himalayan blunder by its military adventure on the border. बट स्ट्रेंजली मतलब एक अनजाने ढंग से, अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग फॉर रीसेट रिलेशंस, रिलेशंस को बहुत ये दूर की बात है कि रिलेशंस को रीसेट करने की बजाय वी हैव बिगिन, हम एक मतलब स्टार्ट कर चुके हैं, क्रिएट अ लीजेंड, एक ऐतिहासिक को क्रिएट करने के लिए, दैट चाइना हैज़ कमिटेड, जिसके लिए चाइना क्या हिमालयन ब्लंडर के लिए कमिटेड है। वाई इट्स जो मतलब एडवेंचर, जो मिलिट्री का एडवेंचर वो करवा रहा है बॉर्डर के अक्रॉस। इवन बिफोर द प्रोमिस disengagement has taken place, we have concluded that China lost the battle which it had begun after careful planning and preparations। तो हम लोगों ने ये भी कंक्लूड मतलब ये भी वो मतलब क्या होता है, रिजल्ट भी फाइंड कर लिया है या ये खुद को तसल्ली दे दी है कि चाइना लॉस्ट द बैटल, चाइना ने बैटल हार चुका है, विच हैड बिगिन आफ्टर केयरफुल प्लान, जो एक बहुत बड़ी केयरफुल प्लानिंग के साथ स्टार्ट हुई थी और प्रिपरेशन के साथ मतलब हुई थी। वी हैव डिक्लेयर्ड विक्ट्री इन बैटल दैट हैज़ नॉट एंडेड, और हम उस मतलब युद्ध की जीत का मतलब अनुमान या हमने डिक्लेयर कर दिया है जीत का कि जो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है या मतलब अभी एंड ही नहीं हुआ जिसका। अब रसिया के संबंध, वी वर सरप्राइज इन 1962 दैट अर्थ वाइल सोवियत यूनियन refused to intervene in the India-China conflict on the plea that one was a brother and other was a friend.
तो यहाँ पे हम सरप्राइज थे। कब सरप्राइज थे? 1962 के युद्ध में, कि जब दैट द भूतपूर्व, अर्धवाइल मतलब होता है भूतपूर्व, सोवियत यूनियन ने क्या कर दिया था? रिफ्यूज कर दिया था, मतलब मना कर दिया था इंटरवीन करने से इंडिया चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। और इस बात पे कि भाई कि एक को आप फ्रेंड की तरह लो, और वन वाज अ ब्रदर, और एक वन वाज अ फ्रेंड, एक को फ्रेंड और एक को भाई की तरह लो और आप इंटरवीन करो। इवन विद द एक्सपीरियंस Even with that experience, we had taken the support of Russia for granted this time, obviously because of new relationship which has been established after the Prime Minister's visit to Sochi and Vladivostok। लेकिन उसके बाद भी हमने ये मतलब जब हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद भी हम क्या ले चुके थे सपोर्ट रसिया की इस टाइम के लिए। और ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से बिकॉज क्योंकि नए रिलेशन स्थापित हुए कब? जब प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया सोची और व्लादिवोस्टोक में। वी नाउ नो दैट, और हम अभी ये जानते हैं, द रोज टिंटेड ग्लासेस ऑफ रिलायबिलिटी थ्रू विच जनरल पब्लिक सी रसिया आर अनरियल। कि रोज टिंटेड ग्लासेस मतलब जब हम चश्मे के या रंगे हुए चश्मे की मतलब रिलायबिलिटी नामक चश्मे से अगर हम देखें जनरल पब्लिक को रसिया के, तो वो क्या दिखाई देती है? अनरियल या अवास्तविक दिखाई देता है। अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड रिमार्क दैट रसिया इज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट इंडिया हैं वो हैड रिमार्क कर चुके थे कि रसिया इज एन एक्सेप्शन, रसिया एक एक्सेप्शन है, टू रूल दैट देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड, तो वो कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है। रसियाज क्वासी अलायंस विथ चाइना इज रियलिटी वाइल अवर परसेप्शन ऑफ रसिया हैज द व्हील ऑफ फेयरी टेल। तो जो रसिया का जो क्वासी अलायंस है चाइना के साथ वो रियल है, लेकिन हमारा जो परसेप्शन है रसिया के रिगार्डिंग वो एक फेयरी टेल है, या जो भी परियों की कहानी है। वो VEIL मतलब होता है आपका आवरण होता है, या ओट या घूंघट भी कह सकते हो। अवर क्लोज डिफेंस रिलेशनशिप विथ 60% ऑफ आवर आर्म सप्लाई कमिंग फ्रॉम रसिया इज एक्सप्लीकेबल। तो 60% की जो आर्म हैं जो हमारे रसिया से खरीदते हैं वो एक्सप्लीकेबल है। एक्सप्लीकेबल मतलब क्या है? समझने योग्य है, हाँ समझने योग्य है, या उस चीज़ को हम कंसीडर कर सकते हैं, बट नॉट सस्टेनेबल, लेकिन वो लगातार नहीं है। सस्टेनेबल मतलब लगातार नहीं है। A ministerial meeting of India, China, Russia, a week after the loss of 20 Indian soldier at the LAC was intriguing to say the least। तो जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी इंडिया चाइना और रसिया की एक ही हफ्ते के बाद, जब हमारी मतलब लॉस हुआ था 20 जवानों का LAC के बाद, तो इंट्रीग्यूइंग मतलब आप कह सकते हो लुभावना है इंट्रीग्यूइंग का मतलब, या आप कह सकते हो पेचीदा है। तो ये कम से कम या कुछ ना कुछ कहने के लिए एक पेचीदगी भरा है कि भाई आप 15 दिन के बाद वहाँ पे क्या हुई? मीटिंग हुई आप तीनों की। UNSC हाई टेबल एंड NSG द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेयरी टेल इज द इम्प्रेशन क्रिएटेड दैट UN सिक्योरिटी काउंसिल विल बी एक्सपेंडेड सून एंड दैट इंडिया विल बी परमानेंट मेंबर। और एक और फेयरी टेल या परियों की कहानी ये है कि ये बताया गया कि भाई UNSC की जो काउंसिल है वो एक्सपेंड होगी तुरंत अभी कभी, और उसमें इंडिया एक परमानेंट मेंबर की तरह काम करेगा। द इम्प्रेशन इज वाइड स्प्रीड इवन इनफॉर्म्ड सर्किल। जो इम्प्रेशन है जो वाइड स्प्रीड मतलब फैलाया गया बहुत लंबे इवन एंड इनफॉर्म्ड सर्किल बिकॉज ऑफ द ओकेजनल ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्ट emanating from न्यूयॉर्क। तो emanating मतलब कहाँ से निकली है? न्यूयॉर्क से निकली है। तो ये इस चीज़ को और मतलब वाइड स्प्रेड फैलाया गया। वी हैव बीन
campaigning for reform of Security Council since 1979, and there has been really no progress on the issue of new permanent member। और इसके लिए हम 1979 से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी उसमें सुधार नहीं हुआ है। Many reports have been written, but as of today, there is no formula which can enjoy two-third majority of General Assembly and anonymous support of permanent member। तो यहाँ पे बहुत सी रिपोर्ट लिखी गई, बहुत सी रिपोर्ट आई, बहुत सी रिपोर्ट गई, लेकिन वहाँ पे भी एक ऐसा फॉर्मूला नहीं आया कि यूएनएससी में दो थर्ड किसी को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए टू थर्ड क्या हो, मेजोरिटी मिल जाए। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ यूएन would want to abolish the veto rather than give it to more country। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजोरिटी है यूएन मेंबर की, वो इस के सपोर्ट में है कि इस वीटो का जो पावर है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, बजाय इसके कि इसमें और कंट्री ऐड की जाए। टू मेंटेन द मिथ दैट इंडिया इज लाइकली टू गेट प्लेस ऑन हाई टेबल विद वीटो पावर इज टू कीप एन इल्यूजन अलाइव। तो ये सिर्फ इल्यूजन या जो कल्पना है उसको जीवंत रखने जैसा ही है कि अगर आप ये मिथ बनाना चाहते हो कि इंडिया को परमानेंट मेंबर मिलेगा और वीटो भी मिलेगा। अब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैज़ रिसेंटली क्लैरिफाइड दैट देयर वाज नो ऑफर ऑफ परमानेंट सीट टू इंडिया। जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने रिसेंटली क्लैरिफाइड कर दिया कि देयर वाज नो ऑफर, यहाँ पर कोई ऑफर नहीं है कि परमानेंट सीट हो इंडिया के लिए ड्यूरिंग द डे ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मतलब उस दौरान जब जवाहरलाल नेहरू के समय, होपफुली एंडिंग द स्पेकुलेशन ऑन दैट स्कोर। और आशा है कि वो एंड हो रहे हैं जो भी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि नेहरू के समय नेहरू ने क्या कर दिया था, मेंबरशिप को रिफ्यूज़ कर दिया था। Members of nuclear supplier group NSG is another mirage that the public believe is a reality। और NSG की जो सदस्यता है वो एक अलग एक मिराज है या मृग तृष्णा है जो कि पब्लिक बिलीव करती है कि वो रियल होगा। इंडिया ज्वाइनिंग NSG इज लाइक रसिया ज्वाइनिंग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द NSG was set up originally to deny India any nuclear material following India's nuclear test in 1974। तो क्या था इंडिया ज्वाइनिंग, मतलब इंडिया उस हिसाब से ज्वाइनिंग कर रहा है एनएसजी जैसे रसिया ने ज्वाइनिंग की थी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एनएसजी वाज सेटअप ओरिजिनली क्योंकि जो इंडिया जो है न्यूक्लियर मटेरियल डिनाई करेगा 1974 में भी जो इंडिया ने किया उसको भी। एवरी मेंबर ऑफ एनएसजी इज अ सिग्नेटरी टू एनपीटी एंड बेस्ट इट कुड डू वाज टू गिव अस एन अनकंडीशनल वेवर which we ready which we already have। तो मतलब क्या है, एवरी जो मेंबर है एनएसजी के सिग्नेटरी टू एनपीटी एंड द बेस्ट इट कुड डू गिव अस एन अनकंडीशनल वेवर। तो यहाँ पे ये अच्छा हो सकता है कि अनकंडीशनल वेवर दिया जा सके जो हमारे पास ऑलरेडी है। द सिविल लाइबिलिटी लॉ, वी हियर अबाउट 6 अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर बीइंग सेट अप इन आंध्र प्रदेश एवरी टाइम देयर इज अ डिस्कशन ऑन बायलैटरल रिलेशन। तो हमने ये सुना है कि 6 अमेरिकन न्यूक्लियर जो रिएक्टर हैं सेटअप हो रहे हैं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। प्रत्येक समय देयर इज अ डिस्कशन ऑन बायलैटरल रिलेशनशिप। तो जब भी ये बायलैटरल रिलेशन के डिस्कशन होता है तो ये डिस्कस होते हैं। हियर अगेन द प्री अजम्पशन इज दैट द हर्डल ऑफ आवर सिविल liability for nuclear damage will placing the responsibility of any damage being on supplier will wither away। तो जो प्री अजम्पशन या पूर्वानुमान लगाए जा रहे थे कि जो इसके हर्डल हैं जो सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज बिल के अंदर, वो क्या कर लिए गए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, तो वो भी फिर क्या हो गए हैं, विथर अवे तितर बितर हो चुके हैं। Many formula are being suggested, but senior nuclear scientists admitted couple of years ago that United States was using the
liability law as an smoke screen not to transfer nuclear technology to India। और ये जो लाइबिलिटी लॉ है, इस चीज़ को एक आधार बनाकर वो ये सोच रहा है यूएस कि इंडिया को टेक्नोलॉजी ना दी जाए। The Clinton White House was view that India could use the India-US agreement on civil nuclear cooperation for acquiring technology and material from other countries, and US should refrain from strengthening India's nuclear capability। तो जो भी जो मतलब जो कॉपरेशन है सिविल जो मतलब जो क्लिंटन का वाइट हाउस है वो सेटअप हुआ था कि ये जो इंडिया का जो यूज कर सकता है, जो इंडिया यूएस का एग्रीमेंट है सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन फॉर अक्वायरिंग टेक्नोलॉजी वाला, वो मटेरियल फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड यूएस शुड रीफ्रेम। तो यूएस को बचना चाहिए जो भी इंडिया की स्ट्रेटनिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उससे। दिस पोजीशन डज नॉट सीम्स टू हैव चेंज। और ये पोजीशन मतलब चेंज होती दिखाई भी नहीं दे रही है वर्तमान में। There could be instance of other unsubstantiated expectation among the public because of repeated expression of optimism which are considered harmless। तो यहाँ पे बहुत से कुछ उदाहरण दिखाए जा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन हो सकती है पब्लिक के अंदर बिकॉज ऑफ रिपीटेड एक्सप्रेशन, बार बार इस चीज़ को एक्सप्रेस किया जा रहा है आशावादिता को, या ऐसा शो हो रहा है विच आर कंसिडर्ड हार्मलेस, जो जिनको मतलब कंसिडर किया जा रहा है कि जो इनका कोई नुकसान नहीं है या ये नुकसान नहीं करेंगी। द exaggerated faith in the value of soft power as an instrument of foreign policy and theory that there is no point in nursing constituencies such as non-aligned movement may be some of them। तो एग्जेजरेट मतलब होता है अतिरंजित जो फैथ है या विश्वास है किस पे, जो सॉफ्ट पावर की वैल्यू है कि उसको फॉरेन पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट की तरफ यूज़ किया जाए, और एक थ्योरी या सिद्धांत दिया जाए कि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है कि नर्स किया जा सके कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी सम ऑफ देम, और कुछ और भी इनके जो मतलब ये अकेली उन सब के बीच, मतलब ये नॉन अलाइंड मूवमेंट मतलब गुट निरपेक्ष का जो इंडिया ने वो ले रखा था, और ऐसी बहुत सी पॉलिसी हो सकती हैं जिसको सॉफ्ट पावर के रिगार्डिंग इंडिया सोचता होगा। बट द डेंजर ऑफ disillusionment when hope are believed is greater than removing the लेकिन जो डेंजर है डिसइल्यूजनमेंट का, जब होप आर बिलीव्ड इज ग्रेटर देन, जब आशा इस चीज पे ज्यादा मतलब जो आशा जो है वो बिलाइड होगी, बिलाइड मतलब झूठा साबित होगी, ग्रेटर देन रिमूविंग द काउवेट मतलब मकड़ी का जाल ऑफ फेरी टेल, मतलब आशा को ज़्यादा आघात पहुंचेगा बजाय इसके जो आपने फेरी टेल बनाई है उससे। तो श्राउड की फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चन, तो ये जो फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन है उस दिन ये क्या है, कफन साबित होगा। श्राउड मतलब होता है कफन साबित होगा फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन के लिए। तो ओवरऑल इनका यही मतलब है कि जो आप दिखा रहे हो जो रियलिटी है उन सब के बीच तारतम्यता होनी चाहिए और उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू।